हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ एग्जाम की जो तैयारी वाली गाड़ी है ना, वो दुक 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 करके नहीं, एक रफ्तार से चल रही होगी, फुल स्पीड में चल रही होगी। अगर किसी तरह का उसका स्पीड थोड़ा कम है तो उसी स्पीड को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से मैं आया हूँ आपके इस एग्जाम स्पेशल वीडियो के सीरीज में। और आज हम आपको बताने वाले, अपने वादे के मुताबिक आपको बताने वाले हैं 2010 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के जवाब, उत्तर, वो भी पूरी तरह से व्याख्या के साथ ही इसके साथ और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आइए अपनी एग्जाम वाली गाड़ी का रफ्तार का एक्सीलरेटर थोड़ा और दबाइए और इसको स्पीड में बढ़ाते हैं ताकि जल्दी से अपने मंजिल पे पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं दोस्त। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है और एक बात बता दें, हो सकता है क्वेश्चन आपको उतना क्लियर ना दिख रहा हो, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना ही चाहिए। तो फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम का संबंध है, मतलब किससे संबंधित है। तो दोस्त ऐसा करते हैं कि पहले ये तो जान लिया जाए कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम है क्या, फिर उसके बाद देख लेंगे इसमें से किससे संबंध है भी नहीं है, आपसे है, हमसे है, कि इसमें धनायन ऋणायन धनिया लहसुन प्याज किससे है। तो इस तरह देखा जाए। सबसे पहले जानिए कि जो फैराडे भाई थे ना, एक बात कह के मर गए बेचारे। वो कह गए कि विभिन्न प्रकार के जो वैद्युत अपघट्ट है उसको अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ले करके आप उसको जोड़ दीजिए सीरीज में। जरा ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहा गया कि सीरीज में इसको जोड़ दीजिए। जब सीरीज में जोड़ दीजिएगा तो जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड पे कुछ पदार्थ जाकर के इकट्ठा होने लगेगा। एक बार फिर से, विभिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्ट को सीरीज में जोड़ देने से, जोड़कर जब उसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर कुछ पदार्थ इकट्ठा होगा। अब वो पदार्थ जो इकट्ठा होगा, कितना पदार्थ इकट्ठा होगा, इसके धनायन ऋणायन परमाणु और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कुछ लेना देना नहीं है। उसका संबंध है, जरा देखिए यहाँ पर पहले दिखा रहा हूँ कि कैसे इकट्ठा होता है। मैं एक दूसरा कलर लेना चाहूँगा दोस्त। तो ये जो पदार्थ इकट्ठा होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होगा पदार्थ, वो डिपेंड करेगा कि जो इसमें वैद्युत अपघट्ट आपने लिया हुआ है उसका तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट जो मास है वो क्या है। और जाने कि सीधे समानुपाती होता है, उसके सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसका मतलब कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन जो नियम है उसका संबंध किससे है, तो तुल्यांकी भार से है। वैद्युत अपघट्ट का जो तुल्यांकी भार होता है उससे होता है। और इस तरह से इसका जो सही जवाब है विद्युत अपघटन के तुल्यांकी भार से है। तो हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं किससे है, तो तुल्यांकी भार से। अब आते हैं दूसरा, इसको एकदम समझते चलना, अगर कहीं परेशानी हो। अच्छा, एक बात और बता दें कि यह आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आएगा कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम क्या है, गणितीय व्यंजक लिखें। उसी तरह से फर्स्ट नियम भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो हैं संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, ये तो जान ले पहले कि ये आपका अगर पीरियोडिक टेबल है तो इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ है एस ब्लॉक, ये बीच में होता है ये डी ब्लॉक, ये है पी, और नीचे जो रहता है वो होता है एफ ब्लॉक। दोस्त इस एस ब्लॉक का तत्व है, ये जो डी ब्लॉक है ना, इसी को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, संक्रमण तत्व कहा जाता है। यहाँ पे जो तत्व उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय छोड़ दीजिए, अगर वो हो सकता है मिसप्रिंट हो, प्रथम श्रेणी ही शायद लिखा हुआ है एथी में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो तत्व है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उसमें से एक है आपका पहला ग्रुप है, उसका नाम है याद करिए, ली ना कर बसिज फरा। और दूसरा का ग्रुप का नाम है बेमग का सरबरा, बेमग का सरबरा, इसी में है मैग्नीशियम। ये बेचारा बेवजह इसमें एंट्री मारे हुए है। ये तो कहाँ का है, एस ब्लॉक का तत्व है दोस्त, एस ब्लॉक का। तो एस ब्लॉक का तत्व है और आप कह रहे हैं कि एस ब्लॉक का तत्व थोड़ी ना संक्रमण सीरीज कहलाते हैं, इतने लोग थोड़ी ना है हम और आप। अरे हम लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं भाई, इतनी छोटी मोटी समस्याओं में नहीं उलझने वाले। तो ये इस ब्लॉक का तत्व है, संक्रमण सीरीज का नहीं है। अब आते अगला, कॉपर पैराइट का सूत्र क्या है। दोस्त इसको मैं मिटाऊंगा, जगह नहीं है, बोर्ड का भाव है। अब सीमित संसाधनों में मैं आपको समझा रहा हूँ।
अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अपनी व्यवस्था बढ़ाया जाएगा। अच्छा चलो, मैंने यहाँ पर एक कुछ बनाया, मुझे नहीं पता ये क्या बनाया, आप समझेंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ है, चलिए कुछ और भी बना देते हैं यहाँ पर एक। अब आपको समझना हमने क्या बनाया। एक सच पूछे तो हमको भी उतना बढ़िया से नहीं पता है कि हमने क्या बनाया। अच्छा ये बनाया हमने, अब तो ये सचमुच हमको नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ये क्या बनाया है। और मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये बनाया। अगर मैं पूछूं कि इसमें से इंसान कौन है, तो आप कुछ रटे हुए नहीं है, आप इंसान क्या। अच्छा बताओ, मैं क्या बताने की कोशिश किया, मैं भाई दोस्त इसको चूहा बना रहा था, मुझे माफ़ करना सब। तो इंसान कौन है, जिससे पेड़ हुआ, मछली हुआ, चूहा हुआ। अब ये कौन सा चूहा हुआ, ये हमारे क्षेत्रों में मालकी पाया जाता, आपकी तरफ नहीं पाया जाता। तो ये चूहा हुआ, ये इंसान हुआ। तो इसके लिए आपने क्या किया है कि कुछ कंसेप्ट नहीं रखा, इंसान की पहचान है आपको, तो समझ गया कि इंसान ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसी तरह से दोस्त इस सवाल के जो जवाब है इसमें कोई कंसेप्ट नहीं छुपा हुआ। कपर पैराइट का अगर फार्मूला आपको पता है तो सही जवाब देंगे, नहीं पता है तो नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये है, आप कहिए कि नहीं ये बम है। अच्छा चलिए, बम तो सोच भी सकते हैं, मान लीजिए कि ये छुरी है, तो इस तरह से छुरी थोड़ी ना होता है। इसका मतलब ना आपको छुरी की पहचान है और ये ना जो रुमाल है इसकी पहचान है। तो कपर पैराइट का फार्मूला था CuFeS2, और CuFeS2 इसका जो चॉइस नंबर जो बी है इसमें लिखा हुआ CuFeS2। तो इस तरह से दोस्त इसका सही जवाब हो गया बी। अब आइए अगले सवाल पे आते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में से निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्या गुण धर्म नहीं है। दोस्त अणुसंख्या गुण धर्म का पहले मतलब समझिए। ये हिंदू मुस्लिम धर्म वाली बात नहीं है। देखिए हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, हम लोग का कुछ अलग ही धर्म है। तो अणुसंख्या गुण धर्म जो होता है ना, किसी भी, मैं कुछ बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ये जो तनु विलयन होता है ना, उसका एक गुण है, एक ऐसा गुण है जो उसमें जो विलय डालते हैं सॉल्यूट, उस सॉल्यूट के संख्या पर निर्भर करता है, उसके नेचर पर निर्भर नहीं करता। उदाहरण के तौर पे उबलते हुए पानी में थोड़ा सा पानी डाल दो तो भी उबलना रुक सकता है, उबलते हुए पानी में नमक डाल दो तो भी उबलना रुक सकता है, उसमें चीनी डाल दो तभी रुक सकता है, उसमें मिट्टी डाल दो तभी रुक सकता है। तो सोचो पानी उबल रहा था तो उसमें मिट्टी नमक चीनी से मतलब नहीं था, कुछ भी डालने से रुकता। ये निर्भर करता है कि उसमें कितनी मात्रा में डाले हैं। सोचो मिट्टी डालने से नहीं रुकेगा क्या उबलता हुआ पानी, वो रुकेगा ना, तो चीनी डालने से भी रुकेगा, नमक डालने से भी रुक जाएगा। तो नमक चीनी और पानी पर निर्भर थोड़ी ना कर रहा है, वो कर रहा है उसकी मात्रा पर। तो आपको दोस्त याद रखना होगा कि अणुसंख्यक गुण जो होते हैं वो होते हैं 4 गुण। कौन कौन होते हैं तो देखिए, पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा अगर हम लोग लिखें, इसमें पहला दूसरा वाला कोई बात नहीं है, वह है हिमांक का अवनमन मान ले तो इसको हम लोग कहेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा मान लीजिए क्वथनांक का उन्नयन है तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और जो चौथा होता है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दोस्त जरा देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर मैंने वाष्प का अपेक्षिक अवनमन हो गया, उसमें है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 हिमांक का अवनमन है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक का उन्नयन है क्या, परासरण दाब है क्या। तो आइए जरा देखते हैं, हिमांक का अवनमन है भाई साहब, ये तो है, ये अणुसंख्यक गुण है। प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है ना, आपको नहीं लगता जबरदस्ती घुसाया गया इसमें? अरे कुछ चॉइस भी दो तो ढंग को दो यार, कि थोड़ा मैच करे, कंफ्यूजन। अरे हम अभी कम क्या कर रहे थे, इतना कमजोर क्यों समझते हैं ये क्वेश्चन देने वाले लोग? ये समझता, ये इसके खानदान का दूर दूर तक ऐसा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं। वास्तव का अपेक्षिक अवनमन क्वथनांक उन्नयन तो है ही। आइए कोई बात नहीं, बात करते हैं ग्लूकोज का कायरल कार्बन क्या है। दोस्त ग्लूकोज में कायरल कार्बन, ग्लूकोज पसंद है आप लोगों को? चलिए ठीक है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन जानना है तो ग्लूकोज के कायरल कार्बन जानने से पहले ये तो जाने कि कायरल कार्बन होता कौन है। तो ये मत सोचिएगा कि ये जो कार्बन काला होगा वो क्या होगा, कायरल होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। कलुआ ही जो कायरल नहीं होता। अब देखिए, कायरल कार्बन वह कार्बन होता है जिस कार्बन से 4 अलग अलग प्रकार के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जुड़े होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कायरल कार्बन वह कार्बन होता है जिस कार्बन से 4 अलग अलग परमाणु और परमाणु के समूह जुड़े रहते हैं। ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। मैंने आपसे क्या कहा कि मैं केवल आंसर नहीं बताऊंगा, उस आंसर के इर्द गिर्द में कुछ बातें हैं वो भी बात करेंगे। जैसे दोस्त सोचो जरा, यहां से ये कार्बन है
और कार्बन से एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, जुड़ गया तो जुड़ गया, OH जुड़ गया तो जुड़ गया, Cl जुड़ गया, CH3। अब जरा देखिए तो इस कार्बन से जो 4 परमाणु जुड़े हैं, आप दिख रहे हैं आप सबको? दिख तो डेफिनेटली रहा होगा, सबकी आंखें एकदम सही है। तो एक क्लोरीन है, इसमें और कोई क्लोरीन नहीं है, ये OH है तो और कोई OH नहीं है, हाइड्रोजन है तो और कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये इसका मतलब ये कायरल है, आप कह सकते हैं ये कायरल कार्बन है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर एक C लिया और इस C से एक तरफ मान लीजिए H जोड़ दिया, एक तरफ OH जोड़ दिया, एक तरफ मान लीजिए कि एक H जोड़ दिया, यहाँ पर एक कुछ जोड़ दिया, एग्जाम्पल के तौर पे C2H5 जोड़ दिया। अब दोस्तों ये कायरल है कि नहीं, जरा देखिए। तो ये H है और ये H है, 2 H जोड़ दिया। मैंने क्या बताया आपको? कायरल कार्बन वह कार्बन है जिससे 4 अलग अलग परमाणु जुड़े होंगे। तो ये कायरल तो एकदम डेफिनेटली नहीं है, ये कायरल नहीं है। तो अब हमको पता लगाना है ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितने हैं। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। आइए जरा इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और आप खुद ही काउंट कर लीजिए, मैं क्या काउंट करूँगा। ये OH हो गया, ये H है, OH H, और यहाँ पर OH हो गया, ये हो गया, ये OH हुआ, ये CH2OH। ग्लूकोज में याद रखिएगा कि अल्डिहाइड ग्रुप होता है, हेक्सा अल्डोज होता है ना ग्लूकोज, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना है ना हम लोग को। तो ये देखिए अल्डिहाइड ग्रुप हो गया। दोस्त ये कार्बन कायरल ही होगा, इसलिए कि एक तरफ CHO, एक तरफ H और एक तरफ OH और इधर इतना सारा चीज, यह कार्बन भी कायरल होगा, यह कार्बन भी कायरल होगा। तो क्या हम कहेंगे, तब काउंट करिएगा कितने कायरल हैं। हमने स्टार के चिन्ह लगा दिया है, मैं भी लगा दूँ, चलो ठीक है। तो 4 कार्बन गिन के देख लो, 1 2 3 4। स्टूडेंट मैंने 2009 वाला जो पेपर है उसको भी सॉल्व किया हुआ। मेरी कोशिश होगी कि डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूं। एक्चुअली मुझे उतना सबका ये आदत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आप सब डिस्क्रिप्शन में भी कुछ बातें लिखी जाए आपके लिए, आपकी पसंद को सुना जाए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप लोगों को कुछ लगे कि हाँ इसमें इम्प्रूवमेंट करने की, जो हाँ सीमित संसाधन में, अभी फिलहाल मैं आपसे इसके लिए सॉरी चाहूँगा, सीमित संसाधन में आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो मुझे बताएंगे, तो मेरी कोशिश होगी कि जो अगली वीडियो बनाऊँ तो वो आपके लिए और थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सके। अब आइए CH3 एंटीसेप्टिक का क्रिया करता है, कारण बताना है। दोस्तों इसको मुझे मिटाना होगा, नाम तेरा लिख लिख करके मिटाते हैं। देखिए इधर सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, ये आयोडीन जो भाई है ना, बड़ा काम का चीज़ है यार। और एक आपको क्वेश्चन बता दें, लॉन्ग क्वेश्चन, समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन कैसे किया जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आयोडीन जो है एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है, याद रखिएगा, पावरफुल एंटीसेप्टिक है। मतलब कहीं घाव पे, कटे पर, फोड़ा फुंसी पे लगा दें तो उसको क्या करता है, ठीक करता है। ये पहली बात। अब आते हैं, एक और शब्द बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द। एक शब्द है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ, अरे यार अंग्रेजी में लिख देते हैं आयोडीन, आयोडीन लिख ही देते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन ये क्या है, तो याद रखिएगा, एकदम कंफर्म याद रखना है दोस्त सभी लोगों को। 2 से 3% आयोडीन को अल्कोहल और वाटर में घोल दीजिए, तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। 2 से 3% आयोडीन को कौन में घोलना है, अल्कोहल और जल के विलयन में घोलना है, और उस विलयन का नाम होता है टिंचर ऑफ आयोडीन। यह भी घाव, फोड़ा, फुंसी वगैरह पर लगा दीजिए, रगड़ देता है, कीटाणुओं को मार देता है, एंटीसेप्टिक है ना। अब आइए मेन चीज तो छूट ही रहा है कि ये जो है आयोडोफॉर्म, इसका नाम क्या है, आयोडोफॉर्म है ना। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक का काम करता है। कैसे, तो दोस्त आपको बता दें कि आयोडोफॉर्म जैसे आप त्वचा पर लगाते हैं, पाउडर के रूप में भी मिलता है, जैसे त्वचा पर लगाते हैं, त्वचा के संपर्क में आते ही वो आयोडीन उत्पन्न कर देता है, वो टूटता है, डिकम्पोज होता है, और क्या उत्पन्न करता है, आयोडीन उत्पन्न करता है। और उससे आप जानते हैं कि आयोडीन तो एंटीसेप्टिक है, बात समझ आई आपको। ये जैसे आपको ये आयोडोफॉर्म को त्वचा पर लगाते हैं, त्वचा के संपर्क में आते ही, उसके टच में आते ही क्या उत्पन्न करता है, वहां से वो टूटता है और टूट के उत्पन्न करता है आयोडीन। और दोस्त आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है,
और इसीलिए घाव फोड़ा फुंसी पर अगर वो लगाते हैं तो ठीक होता है। तो इस तरह से सही जवाब है आयोडोफॉर्म नहीं, मुक्त हाइड्रोजन, सॉरी आयोडीन केमिकल, ये इसी की वजह से आयोडीन निकलता है। अब एक ग्लिसरॉल क्या है दोस्त, इसको मिटाना होगा, इसको आप लोग नोट करते जाएंगे सब। देखिए ग्लिसरॉल क्या है, उसमें लिखा है कि ग्लिसरॉल क्या है, मैं तो चॉइस देख ही रहे हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो दोस्त हम आपको पहले बता दें कि क्या बता दें, आप ही लोग बोलिए। ये जो भाई साहब है ना, अब मुझे नहीं पता भाई साहब हैं कि बहन जी हैं, इनका अगर नाम पूछा जाए कि जी अपना नाम बताओ, अगर लड़की होगी तो कहेंगे नाम बताओ ही, तो नाम है इनका प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। अच्छा बताइए कि ये लड़की है कि लड़का नामों में, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, इसी को लोग प्यार से कहते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। तो अब बताइए कि ग्लिसरॉल जो है इसमें ये आपको दिख रहा है कि एक ये OH ग्रुप, दूसर का OH ग्रुप, तीसर का OH ग्रुप, कितने हैं, 3 हैं। तो यार ये ट्राईहाइड्रिक है ना, बोलिए है या नहीं, ये ट्राईहाइड्रिक। अच्छा चलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये क्या है। ये जरा देखिए, ये CH2OH हो गया, सॉरी OH, और ये CH2OH। अगर मैं बात करूँ इसका नाम आपको बता देने के लिए, तो ये 1 2 नाम हो गया, इथेन, इथेन में ई रहेगा जैसे प्रोपेन में है ना, उसी तरह से, चूंकि OH की संख्या 2 होगी ना, एक से ज़्यादा रहने पर लगता है इथेन 1,2 डाइऑल। आपको बताना है कि ये मोनोडाई ट्राई कौन हाइड्रिक अल्कोहल है। एक क्वेश्चन और देना चाहते हैं स्टूडेंट्स आपको, जैसे यहाँ पर आया आपको कायरल कार्बन में, तो ग्लूकोज के लिए तो कायरल कार्बन हम लोगों ने निकाला। आपको पता है फ्रुक्टोज का भी होता तो C6H12O6 ही होता ना, तो C6H12O6 में भी कितने कार्बन, ये फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज है, इसमें कितने कायरल कार्बन है, आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे, बस कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ आएगा तो हम तो हैं ही आपके साथ में। उसके बाद है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या कितनी है। अतः काउंटिंग करना, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, अब काउंट कर लीजिए, अब फिर इशारा करिए कि मैं लिख दूं कि न लिखूं। तो इसको मिटा रहा हूं। देखिए चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल है, एग्जाम की तैयारी एनी हाउ करते हैं। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की मेरी कोशिश होगी, अपनी भरपूर कोशिश होगी कि आपके एग्जाम के पहले तक सारे, अब न केवल ऑब्जेक्टिव बल्कि 2 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उन सभी सवालों का जवाब हम लोग तैयार करें, और इस तरह से तैयारी करें कि एग्जाम में जाएं, कोई पहाड़ पर भी आपको बैठा देना तो सवाल रगड़ के आ जाएं, और उधर से आप जब आएँ तो मुझे मैसेज जरूर करें कि जी सर कुछ काम हुआ, मुझे खुशी होगी और कुछ नहीं। तो देखिए चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल पहले समझते हैं। तो ये है H3PO3 3 चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। आप ऐसे भी लिख सकते थे H9P3 और O9। इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, और स्ट्रक्चर बना करके आप काउंट कर लीजिए कि इसमें कितने POP बॉन्ड है। तो दोस्त ये है फास्फोरस, बड़ा खूबसूरत इसका स्ट्रक्चर है, इतना खूबसूरत है ना आपका मन लग जाएगा इसको बनाने में। अभी उतनी खूबसूरती नजर नहीं आ रही है, अभी देखिए अब नजर आ, सजाएंगे अब। ये फास्फोरस है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं समझ लेना। तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन होता है, OH रहता है, इसके साथ भी OH रहता है, उसके साथ OH रहता है। अब कहेंगे कि भाई देखिए 3 गो तो फास्फोरस हो गया, और 3 3 6 गो जो है ऑक्सीजन हो गया, 9 गो है ना, और 3 गो तो 9 गो तो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन भी तो है ना। तो यहाँ पर जो लगता है ये OH हो गया, OH हो जाता है, सॉरी HPO3 होता है, मुझे माफ करिए गलती हो गया, ये HPO3 होता है और ये OH होता है। तो इस तरह से ये जो हो गया फार्मूला आपका चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक का। और जब चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक हो गया तो अब इसमें काउंट करिएगा। आपने सुधार लिया ना, इसके लिए वेरी सॉरी। यहाँ देखिए
पीओपी बॉन्ड कितना है, पीओपी में पीओपी, पीओपी एक हुआ। दूसरा का देखिए पीओपी, पीओपी, पीओपी दूसरा का हो गया। तीसरा दिख रहा है आपको पीओपी, 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 कितना हुआ 3। और इस तरह से इसका सही जवाब क्या हुआ आप समझ रहे हैं ना। कहाँ गया जी चक्रीय मेटाफॉस्फोरस, 2 3 सॉरी तान लिखा गया है, ये 3 है, मिट गया होगा। तो इस तरह से इसमें 3 पीओपी बॉन्ड है। एक HW देना चाहेंगे हम चाह रहे हैं कि एकदम मजे मजे में सब काम निकल जाए। देखिए यह P4O10 एकदम से जैसे आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखते ही तुरंत उसके बाद मुझे कमेंट में मिलना चाहिए कि P4O10 में पीओपी बॉन्ड कितने हैं। आपने सुना क्वेश्चन ना, वीडियो स्टॉप करिए और बनाइए और मुझे अभी कभी मैसेज करिए कि इस पे P4O10 में पीओपी बॉन्ड कितने हैं। और पता है दोस्त, अच्छा एक और बात बता दे, क्योंकि हम लोग केवल आंसर नहीं कर रहे हैं। अच्छा कोई पूछ दे कि इसमें चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड में क्षारकता कितनी है, अरे मेरे भाई आप समझ गए ना। कोई कह दे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, जैसे इसमें कई बार सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछा गया है। तो ये सब चीजें हमें प्रैक्टिस करनी होगी, केवल इसी को बना लेने से नहीं होगा। उसके अराउंड उसमें जो और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, आप एक बार स्ट्रक्चर सीख गए, बाकी चीजें उसमें अपने से बनाएंगे हम लोग। तो ये हो गया। अब आते हैं स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड का अपचयन में संयुक्त होता है। मिटा दूं इसको, मिटाने का मन तो नहीं कर रहा है, सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अभाव है हमारे पास जगह का। तो दोस्त देखिए आपके पास मान लीजिए जेडेनो है, भाई साहब को कार्बन के साथ गर्म कर दिए ना, ये बदल जाते हैं जेडेन और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपके पास पीबीओ है, इनको गर्म कर दीजिए ना, धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन जो है ना एक ऐसा तत्व है, नॉन मेटल है, जो करता क्या है कि बहुत सारे मेटल ऑक्साइड को उसके मेटल के रूप में अपचयित करता है। इसको स्मेल्टिंग कहते हैं, स्मेल्टिंग। तो कार्बन याद रखिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं एग्जांपल कि कार्बन जो है मेटल ऑक्साइड को किस में अपचयित कर देता है, मेटल में। नोट में एक आपको बात बताना चाहेंगे, अभी मैं कह रहा था कि केवल क्वेश्चन का आंसर ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें होगी आपके साथ। क्योंकि मेरा ये नहीं कि जिम्मेवारी नहीं बन रहा है, मतलब ये नहीं समझिए कि मैं मजबूरी में बना रहा हूँ, मैं जिम्मेवारी पूर्वक बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ देखिए ग्रुप फर्स्ट के जो कोई अगर मेटल है, ग्रुप सेकंड के कोई मेटल है, ठीक है, अल्युमिनियम है। अगर इसको चाहते हैं कि कार्बन के द्वारा अपचयित करें तो ये कार्बन के द्वारा अपचयित इनके नहीं होते, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये कार्बन द्वारा अपचयित, माने इनका अपचयन जो है नहीं होते, अपचयित नहीं होते हैं। याद रखिएगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं उनका जो आपको स्मेल्टिंग करना है, उनका अपचयन करना है, तो उसमें कार्बन का यूज नहीं करते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है और इस तरह से इसका सही जवाब याद रखना है दोस्त। कहाँ गया जी, सी कार्बन। अब आइए आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है। दोस्त यहाँ पर भी आपको चुनना होगा कि कौन संघनक, सबके बारे में जानकारी अगर नहीं रहेगी, जैसे ग्लिप्टल क्या है, नायलॉन 6,6 क्या है, ये जानते क्या लिखा है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन लिखा हुआ है, डेक्रोन नायलॉन हम लोग जिसको कहते हैं, पॉलिस्टर। तो अगर हमको नहीं जानकारी होगी तो नहीं पता चलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये सब के सब जो होते हैं ना संघनक बहुलक है, ये हम लोग को पढ़ना है, बहुलक जो चैप्टर है उसमें। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफ में, संक्षेप में कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा। दोस्त इधर जरा बोर्ड की तरफ देखिएगा, ये है डबल बॉन्ड, जाहिर सा है कि ये क्या हुआ, अल्कीन हुआ। तो यहाँ पर फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन। अच्छा इसका नाम पूछूं आपसे तो क्या कहेंगे, टेट्राफ्लोरोइथीन कहेंगे ना, 4 को फ्लोरीन है, टेट्रा फ्लोरोइथीन हो गया, ये टेट्राफ्लोरोइथीन। और इसी टेट्राफ्लोरोइथीन का जब एडिशन पॉलीमर करते हैं, माने योगज बहुलक करते हैं इसका, तो जाकर के बनता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन।
पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। यही जो हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड हो जाता है इस तरह से, और ये हो जाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। तो दोस्त इसका मतलब कि ये सब जो है ना संघनक बहुलक है, सबके बारे में बारी बारी से अब आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। नाइलॉन 6,6 तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उसी तरह से डेक्रोन। तो ये जो है ना पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन एक तरह का योगज बहुलक का उदाहरण है। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्त कि इसको समझ रहे होगे, और समझने के साथ में जो और भी मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप बनाएंगे, मुझे आप भेजने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूं या करने की कोशिश भी कर रहा हूं, तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे अपने मित्रों के पास। अगर कुछ अच्छा लगे तो अच्छा लिखेंगे भी, आपको लगे कुछ सुधारना चाहिए, मुझे इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैंने एक बार कहा सीमित संसाधनों में, अगर इसमें इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ तो आप मुझे उसके लिए कमेंट करके मुझे बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करके। फिर अगली बार फिर एक नए वीडियो में, अगली बार नए वीडियो का क्या मतलब, ये 2010 का बता रहे थे ना, 2011 का बनाएंगे एकदम डेफिनेटली, हमने प्रॉमिस किया है उसको पूरा करेंगे आपके लिए। तो 2011 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके आंसर के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी भी हालत में पढ़ाई छूटने न पाए, किसी भी हालत में, चाहे लाख तूफान आए, कुछ भी हो जाए, तूफान आए, भूकंप आ जाए तब नहीं, तो पढ़ाई चलती रहनी। फिर भेंट होगी अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।